कराची के ठग की तीसरी किस्त शुरू करते हैं। तसलसल कायम करने के लिए आप चाहें तो दूसरी किस्त के आखिरी एक दो फ्रेम पर नज़र डाल लीजिएगा। शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है भैया, लिखो। यह कहकर उन्होंने बोतल का ढक्कन बंद किया। दोनों गिलास उठाए और उन्हें संदूक में बंद करके मेरी तरफ एक छिचलती निगाह डालते हुए बोले, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। हाँ, दूसरों से किताबें पढ़वा कर सुनता रहता हूँ। छप जाए तो देना, ज़रूर सुनूंगा। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से एक बीड़ी निकाल कर जलाई और मेरे करीब आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। क्या कुछ पैसों की ज़रूरत है? उन्होंने बीड़ी का एक कश लगाकर मुस्कुराते हुए राजदारी के साथ कहा। नहीं, मैंने कहा। धुएं की बू से साफ जाहिर था वो चर्स की भरी हुई बीड़ी पी रहे थे। फिर मेरे पास क्यों आए हो? एक और कश लगाते हुए वो बोले। अब उनकी आंखों के डोरे गुलाबी हो रहे थे। मैं ठगी के कारोबार के बारे में कुछ सच्ची बातें जानना चाहता था। मैंने इत्मीनान से कहा, अरे हा हा हा, तुम कराची में रहते हो? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। जी जी हाँ, मैं सटपटाते हुए बोला। वाह भैया वाह, इस पर भी तुम ठगी का कारोबार जानने के लिए मेरे पास आए हो? यहाँ कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें ठगी नहीं होती? इस शहर में भैया या तो ठग रहते हैं या वो रहते हैं जिन्हें ठगा जाता है। कहो, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? वो तरहम आमेज निगाहों से मुझे देखते हुए बोले। वो तो ठीक है हकीम जी, मगर सारे धंधे ज़्यादातर मिलावटी ठगी के हैं, खालिस ठगी के नहीं। मैंने बात साफ करते हुए कहा। हा 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 हा, सच कहते हो भैया। खालिस ठगी हर एक के बस की बात नहीं है। उन्होंने फखर के लहजे में कहा। इसके लिए अकल लोमड़ी की और दिल शेर का होना चाहिए। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना मतलब वाजे कर दिया। तुमने विस्की भी नहीं पी भैया? चर्स की बीड़ी पियोगे? और चाय मंगाऊं? वो खुश होते हुए बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नहीं चाहता। बस आप मेहरबानी करके मुझे अपने कारनामे सुनाएं। मैंने कहा। ज़रूर सुनाऊंगा, मगर मेरे कारनामों की तुम्हें एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी। उसका नाम रखना 20वीं सदी का अमरो अय्यार। वो तरंग में आकर कहने लगे। देखो, 60 से ऊपर होने को आया, दांत सारे नकली हैं, बालों में खिजाब लगा हुआ है। आज तक ठगी के अलावा और कोई धंधा नहीं किया। हिंदुस्तान भर में कोई रजवाड़ा और अंग्रेज़ी शहर ऐसा नहीं जहां मैंने छोटे बड़े काम ना किए हों या जहां मेरे शागिर्द ना हों। 20 साल से कराची में हूँ। यहाँ भी ढाका चटागांग से लेकर पठालों के कबायली इलाके तक हर जगह शिकार खेलता रहता हूँ। शागिर्द अलबत्ता यहाँ कम बनाए हैं। इतना कहकर उन्होंने बीड़ी का आखिरी कश लगाया। उनके दावे मेरे लिए बड़े सनसनी खेज और दिलचस्प थे। जी तो चाह रहा था कि जब तक वो बोलते जाए मैं सुनता रहूं, और वो अब सुनाने के मूड में भी आ चुके थे, मगर वक्त की कमी का एहसास दिल को टहूके दे रहा था। चुनाचे जैसे ही वो बीड़ी फेंक कर मुंह से धुआं निकालने लगे, मैं बोल पड़ा। किताब का नाम आपने बड़ा अच्छा तजवीज़ किया है। ऐसा करें कि फ़िलहाल मुझे सिर्फ उन कारनामों के बारे में बताएं जो आप और आपके शागिर्द कराची में किया करते हैं। दूसरे सारे कारनामे उसके बाद सुनूंगा और उन्हें 20वीं सदी के अमरो अय्यार में लिखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने दीवार से टेक लगाकर बाहर की जानिब निगाह दौड़ाते हुए कहा। फिर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगे, कभी फ्लश खेला है? बस यूं ही, दिल बहलाने के लिए कभी कभी। मैंने उनके सवाल पर हैरान होते हुए जवाब दिया। अब उन्होंने अचानक संभल कर ताश की गड्डी उठाई, सीधी जानिब से पत्तों पर एक सरसरी निगाह डालकर गड्डी नीचे रख कर कहने लगे, गड्डी काटो। मैंने तकरीबन निस्फ गड्डी काट कर अलग रख दी। बाकी गड्डी उन्होंने उठाई। एक एक करके 3 कार्ड मेरे सामने और 3 अपने सामने बांट कर बोले, अपने पत्ते देखो, चाल चलने के लायक हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? मैंने अपने पत्ते देखते हुए कहा। इन पर तो कई चालें चली जा सकती हैं। मेरे पास 2 अट्ठे थे। अच्छा, मेरे पत्ते देखो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैंने उनके सामने वाले पत्ते खोल दिए। वो सब एक ही रंग के थे। उन्होंने सारे पत्ते मिला दिए।
एक बार फिर कार्ड फेंक कर तकसीम किए। अब की बार मेरे पास रंग था, लेकिन जब हकीम जी के पत्ते देखे तो वहाँ सीरियल था। तीसरी बार मेरे पास सीरियल निकला और हकीम जी के पास ट्रेल। मैं हक्का बक्का होकर उनकी तरफ देखने लगा। अब समझ गए? उन्होंने हंसते हुए कहा। पत्ते लगाने का मेरा जैसा हुनर कराची में सिर्फ 4 आदमियों को आता होगा। नए से नए ताश भी 2-3 दफा खेलने के बाद मेरी चुटकियों में होते हैं। कितनी ही गड्डी फेंटो, कहीं से भी काटो, उनका हिसाब मेरी नज़रों में रहता है। कटी हुई गड्डी का या बांटने वाली गड्डी का नीचे वाला पत्ता मैं किसी न किसी तरकीब से देख लेता हूँ। इससे मेरा हिसाब सही हो जाता है और हाथ की सफाई से जो पत्ता मैं जिसे देना चाहूँ दे देता हूँ। फिर तो आप बड़ी आसानी से जवारियों को लूट लेते होंगे, मैंने हैरत से कहा। हाँ, लूटता तो हूँ, मगर इतनी आसानी से नहीं जितना तुम समझते हो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, जवारी लोग बड़े काइयाँ और शक्की मिजाज होते हैं। नए लोगों के साथ खेलते वक्त बहुत चौकन्ना रहते हैं। एक तो वो ताश की बिल्कुल नई गड्डी से खेलते हैं, फिर खेलने से पहले इसके पैकेट की सील के बारे में भी इत्मीनान कर लेते हैं। इसके साथ साथ पत्ते बांटने वाली की उंगलियों पर निगाह भी जमाए रहते हैं और पत्ते बांटने की आवाज़ पर भी ध्यान रखते हैं। जब कोई बात उनकी पकड़ में नहीं आती और हर तरह के इत्मीनान के बावजूद कोई नया आदमी बराबर जीतता चला जाता है, तब भी वो शक करने लगते हैं, खेलना बंद कर देते हैं या ऊंचे दाव नहीं लगाते। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सवाल किया। मैं हा 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 हा, अरे भैया, खूब जमाकर काम दिखाता हूं। और क्या करता हूं? फखर के साथ उन्होंने कहा। पहले बेढंगी चालें चलकर खुद को बुद्धू खिलाड़ी साबित करता हूं, दांव की रकम बढ़ाकर खेल गर्म करता हूं, नोक झोंक करके जवारियों को जोश में लाता हूं, उसके बाद एक बड़ा दांव हारता हूं, 2 जीतता हूं, 2 हारता हूं, 4 जीतता हूं। लेकिन ऐसा उस वक्त करता हूं जब अकेला होता हूं। लेकिन अगर जवारियों में मेरा कोई जोड़ीदार हुआ तो फिर तो हम दूसरों को बिल्कुल भंगी बना देते हैं। इस तरह तो आप रोज़ाना सैकड़ों रुपए पैदा कर लेते होंगे। हर जुआ खाना आपका बैंक होता होगा, मैंने बेसब्री से कहा। हा 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 हा, उन्होंने कहा लगाते हुए कहा। भैया, अब ये काम दाल भात नहीं रहा। मैं शहर के सारे जुए खानों में मशहूर हो चुका हूँ। एक बार चोट खाने वाला जवारी दोबारा मेरे साथ नहीं खेलता। पकड़ तो कोई नहीं पाया, मगर समझते सभी मुझे शारियर हैं। और सच्ची बात तो ये कि खुद मैंने भी बहुत से लोगों को ये बात बता दी है। अब छोटी मोटी रकम के लिए मैं अपना नाम खराब नहीं करता और बड़ी रकमों वाले शिकार कभी कभार ही फंसते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई हकीम जी, मैंने शक जाहिर करते हुए कहा। जब आप शारियर मशहूर हैं और ख़ुद भी इसका एतराफ़ किया करते हैं, तो फिर कोई बड़ी रकम वाला शिकार कैसे आपके हत्थे चढ़ता होगा? अपनी रकम लुटवाने के लिए क्या वो खुद ही आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाता है? खुद कैसे आएगा भैया? वो तो हांका करने वाले उसे घेर लाते हैं। वो मानी खेज निगाहों से मुझे घूरते हुए बोले। जुए खानों के मालिक या वो जवारी जो मुझसे चोट खा चुके होते हैं और ये जानते हैं कि मैं शारीर हूँ, वो किसी मोटी आसामी को फांसते हैं, फिर मुझसे अपना कमीशन तय करके खेल जमा। इसका मतलब यह है कि चोट खाए हुए जवारी आपके एजेंट बन जाते हैं? मैंने तज्जुब से पूछा। हा हा हा, और क्या? उन्होंने फखर के साथ कहका लगाते हुए कहा। चिराग से चिराग जलता है भैया। एक बार अपना शिकार बनाने के बाद जब मैं किसी जवारी को बताता हूँ कि मैंने हाथ की सफाई से काम लेकर उसे काटा है और अगर वो अपना नुकसान पूरा करना चाहता है तो किसी आसामी को फांस लाए, ऐसी सूरत में वो या तो मेरी बात को मजाक समझता है या तैयार हो जाता है। जो मान जाता है वो अपने किसी दोस्त, अजीज या रिश्तेदार जवारी को लाकर कटवा देता है और मुझे शिकार के लिए बिल्कुल भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। गोया एक बार शिकार बनने वाले को आप अपना हिस्सेदार बना लेते हैं, दोबारा इस पर हाथ साफ नहीं करते। नहीं तो मेरा ऐसा कोई कानून नहीं है। आदमी आदमी की बात होती है। कई जानदार आसामियों को अल्लाह के फजल से मैंने 2-2, 3-3 बार काटा है। वो कैसे? देखो भैया,
1 या 2 मरतबा तो वो उस वक्त कटते हैं जब उनका कोई दोस्त मेरा एजेंट बनकर उन्हें किसी के घर, बंगले या जुए खाने में लाता है और मैं एक जवारी सेठ के भेस में उनके साथ खेलता हूँ। इसके बाद जब उन्हें सच्ची बात बता दी जाती है और वो खुद मेरे एजेंट बन जाते हैं तो मुझे उनकी हैसियत और मिल्कियत का अंदाज़ा करने में आसानी हो जाती है। अगर आसामी चर्बीदार हुई तो उसके बाद नया प्रोग्राम बनाकर 1 या 2 मरतबा फिर उसकी शानदार कटाई की जाती है। मैं हक्का बक्का होकर उनको देखने लगा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया होता ये है कि मेरा एजेंट बनने के बाद वो मेरे पास आने जाने लगता है और अपने किसी दोस्त को फांसने के लिए जो जो तरकीबें करता है वो सब मुझसे बयान करता है और मशवरे तलब करता है। मैं ज़रूरी हदायत देने के साथ साथ ये बात भी उसके दिल में बिठाता रहता हूँ कि छोटी रकमों के कई काम करने के बजाय बड़ी रकम का एक काम करना अच्छा है। किसी दिन हम आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि मेरा कोई शागिर्द या पुराना एजेंट आकर कहने लगता है, फलां बड़े होटल या बंगले में एक बुद्धू सेठ या नवाब आया हुआ है, लाखों रुपए के नोट उसके बैग में भरे हुए हैं, फ्लश खेलने का बड़ा शौकीन है, उसका मैनेजर मेरी पुरानी जान पहचान वाला है, मुझसे कह रहा था कि कुछ इज्जतदार ऊंचे खिलाड़ियों को ले आओ। हकीम जी, ऐसा शिकार जिंदगी भर नहीं मिलेगा, मेरी मानो तो जल्दी पहुंच लो, कहीं किसी और उस्ताद के हत्थे ना चढ़ जाए। मैं ये सुनते ही बड़ी बेचैनी जाहिर करता हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाता हूँ, 400-500 रुपये जेब में डालता हूँ, टैक्सी मंगवाता हूँ, तीनों बैठकर नए एजेंट के घर पहुँचते हैं। वहाँ उसे कपड़े तब्दील करने और कुछ रकम साथ लेने की हिदायत करते हैं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर आ जाता है। उसके पास नकद रकम 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। तीनों फिर रवाना हो जाते हैं और जल्द ही उस सेठ या नवाब के पास पहुंच जाते हैं जो किसी खूबसूरत कोठी या शानदार होटल में ठहरा हुआ होता है। इतना कहकर हकीम जी ने उठकर फिर एक चरस वाली बीड़ी सुलगाई और उसका कश लेकर कहने लगे, मेरा पुराना एजेंट नवाब के मैनेजर से हमारी दौलतमंदी और शराफत की खूब खूब तारीफ करता है और मैनेजर नवाब के सामने इसमें कुछ और बातें बढ़ा देता है। नवाब हमसे मिलकर बहुत खुश होता है और बड़ी आओ भगत करता है, लेकिन जब हम खेलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो वो घड़ी देखकर अफसोस के साथ कहता है, मुझे आध घंटे में एक ज़रूरी काम से जाना है, जम कर खेल नहीं हो सकता। अलबत्ता कल कोई काम नहीं, जिस वक्त चाहे आ जाएं। मैं ज़ोर देता हूँ तो वो 2-4 हाथ खेलने पर राज़ी हो जाता है। मैनेजर ताश का एक नया पैकेट लाकर मेज़ पर रखता है। हकीम जी ने नवाब साहब को कैसे लूटा, इसके लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।